आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है विधानसभा उत्तराखंड का सत्र जो है बजट का, वो कल से शुरू होगा और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। नवीन पिरसाली जी प्रवक्ता है भाजपा से। नवीन जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। उमा सिसोदिया जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। उमा सिसोदिया जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और जगमोहन चौहान जी समाज सेवी है। जगमोहन जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले रुख नवीन पिरसाली जी आपकी तरफ करेंगे, क्योंकि सरकार आपकी है, अब नुमाइंदे हैं सरकार के। बजट सत्र की अगर हम बात करते हैं, हालांकि समावेशी बजट की यहाँ पे बात कर रहे हैं और 90,000 करोड़ से ऊपर का बजट इस वक्त प्रस्तुत होने वाला है कल से। कई प्रश्न यहाँ पे जनता जनार्दन के खड़े हैं कि क्या जो महिलाएं हैं उनका किस तरीके से ख्याल रखा गया। हालांकि सरकार का स्पष्ट रूप से कहना भी है कि महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, खासकर रोजगार को लेकर उनका विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार युवाओं के रोजगार को लेकर शिकायत रहती है, महिलाओं के जो किचन आइटम होते हैं उसको लेकर शिकायत होती है। लेकिन प्रश्न चिन्ह कई बार यहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं कि जो लग्जरी आइटम है उसमें काफी छूट दे दी जाती है। हालांकि लोगों को कहना है कि जो कैपेबल है, लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, उसको महंगा किया जाना चाहिए। रोजमर्रा के जो सामान होते हैं उसको सस्ता किया जाना चाहिए। किस तरीके से इसको पटल पे रखते हैं नवीन जी? कल आपने सही कहा कि कल 26 तारीख है और कल सुबह 11 बजे से विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होगा राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद। और इस बार का बजट बहुत खास होने वाला है। जैसे आपने बताया कि समावेशी है और खास तौर पर इसमें रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बहुत ध्यान में रखा गया है। और हमारी जो मातृशक्ति है उनका उत्तराखंड की आर्थिकी में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है और इस राज्य को बनाने में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि जो आधी आबादी है देश की, उसकी वो सशक्त हो और आगे देश के विकास में, भारत में अपनी पूरी तरह से सहभागिता करे। इसको देखते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को विशेष ध्यान में रखते हुए बजट बना रही है। और आपने सही कहा कि यहाँ पर निरंतर एक रोजगार की बड़ी समस्या रहती है और उसी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि धामी जी ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री बने और उसी को और ध्यान में रखते हुए इसी को आगे एक विकसित तौर पर उसको ले जा रहे हैं और रोड मैप उसका जारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हमने यहाँ पर किया था और पूरा औद्योगिकरण की जो का ब्लूप्रिंट है उसको पेश किया गया और उसको धरातल पर उतारने के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। और जहां तक बात है, फिर मैं बजट पर आना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर किसानों का बहुत ख्याल पहले से सरकार ने रखा है। जो सम्मान राशि उनको मिलती है उसके जरिए और भी सब्सिडी के माध्यम से किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई हैं। महिलाओं के लिए भी अगर मैं बात करूं, पहले से जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन हो, उसको लेकर भी हमारी सरकार ने काफी मिशन मोड में काम किया और जिसका परिणति ये रही कि आज देश में जो लिंगानुपात है बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा और बहुत कुछ इसमें आने वाला है। और एक बहुत बड़े बजट का इसमें शुरुआत होने वाली है। 90,000 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है ये बजट, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और सभी वर्गों को इसमें ध्यान में रखते हुए इस उत्तराखंड के विकास के रोड मैप को एक तरह से आप कह सकते हैं कल के बजट में प्रस्तुत किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना, वो भी इसमें कहीं न कहीं परिलक्षित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रुक करना चाहूंगा आपकी तरफ। उमा जी, जिस तरीके से नवीन जी ने कहा है कि बजट जो है एक समावेशी बजट है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन कई बार ये मुद्दे भी देखने को आते हैं कि लग्जरी आइटम जो है गरीब से इसका कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से गरीब का कोई लेना देना नहीं है। वो महंगा हो सकता हो, गरीब को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैस का सिलेंडर अगर महंगा हो जाता है तो वहां पे हर परिवार, खासकर गरीब तबके को एक बड़ा फर्क पड़ता है। किचन के आइटम की हम बात कर लेते हैं, लेकिन अगर इस बार के बजट में देखा जाए तो एक प्रस्ताव ये भी पास किया जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी निजी संपत्ति से उसकी भरपाई की जाएगी। एक अलग चीज इस बार देखने के लिए मिलती है। किस तरीके से इसको पकड़ पे रखेंगे आप? करण जी, सबसे पहले तो मैं इसी बात पर आना चाहूंगी जो आपने सबसे आखिरी में कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर दंड दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहती हूँ, जितने नाले खाले के चारों तरफ बीजेपी के नेताओं ने बड़ी बड़ी बस्तियां बसा दी, क्या ये सरकारी संपत्ति नहीं है? क्या इन लोगों को वाकई में दंड दिया जाएगा जिन लोगों ने वहां पर प्लॉटिंग काट दी, पट्टे पे मकान लगा दिए और अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी कि बाहर के राज्य से लोगों को लेकर आओ और यहाँ बसा दो? बड़े बड़े लोगों ने जिनके ताल्लुक जो है वो बड़ी बड़ी पार्टियों से
समस्या है, और खासतौर पर बीजेपी का जो शासन इस समय उत्तराखंड में देखने को मिलता है, हमारे पहाड़ के पहाड़ काटकर उनमें पुस्ते बना बनाकर प्लॉटिंग कर दी गई, क्या ये सरकारी संपत्ति नहीं है? तो मैं जानना चाहूंगी प्रशांत जी से कि कितने लोगों को आप, कितने माफियाओं को, भू माफियाओं को आप सरकारी संपत्ति में नुकसान पहुंचाने के लिए आप लोग दंडित करेंगे? क्या आपका दंड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों को टारगेट करके ये कानून लेकर आया जा रहा है? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को आप टारगेट करेंगे, या जो सुरमा आपकी पार्टी में बैठे होंगे? मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगी, चाहे वो काऊ प्रधान जी हो, चाहे वो गणेश जोशी जी हो, चाहे वो खजानदास जी हो, क्या आप इन सुरमाओं को अंदर करने का हिम्मत आप लोग कर सकते हैं? सिर्फ खाने के दांत और दिखाने के दांत, और ये बीजेपी का यही एक लक्ष्य रहा है कि आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, बड़े बड़े सिर्फ आगे टीवी पर आप लोग बोलते रहिए, और लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वहां पर कोई काम धरातल पर नहीं किया जाता। काला जी, मैं दूसरी बात पर रहना चाहूंगी, आपने कहा कि बड़े बड़े आइटम्स जो है वो महंगे हो जाते हैं, जनता को उस पर उनकी महंगाई उनके ऊपर होने से जनता को कोई फायदा नहीं होता। मत होने दीजिए ना जनता का फायदा। 80 करोड़ जनता को तो 5 किलो राशन हर महीने दिया जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? जनता 80 करोड़ जनता, आधी से ज्यादा आबादी हमारे देश की 5 किलो राशन के ऊपर आश्रित है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बीएमडब्ल्यू महंगी होनी चाहिए बीएमडब्ल्यू, क्योंकि अडानी और अंबानी का पैसा उसमें लगा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता भूखी मरे, जनता को सब्जियां महंगी मिले, जनता को राशन महंगा मिले, जनता की जो आम जनता है, जो 8,000 10,000 रुपए कमाने वाली जनता है, उसको गैस का सिलेंडर महंगा मिले। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 किलो राशन हर महीने 80 लाख जनता को दे दिया जाता है, और वही जनता है जो वोट देने के लिए जाती है। आप लोगों ने 5 किलो राशन भी 80 लाख लोगों को खरीदा हुआ है इस समय। आपको सिर्फ मैं कहना चाहूंगी, स्टालिन का वो भाषण मेरे को याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि जनता को इतना नीचा कर दो, इतना उनको कमजोर कर दो कि जनता अपनी जिंदा रहने में कोई अपनी कामयाबी समझे, अपनी सफलता समझे। और आज उसी तानाशाही रवैये पर बीजेपी की सरकार भी चल रही है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, 5 किलो राशन दो, जनता का वोट खरीदो। अमीर और गरीब व्यक्ति अपने कार्य से होता है, कोई पार्टी उसको अमीर गरीब करती है। दूसरा बात, जिन विधायकों का आपने नाम लिया वो तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं, रिकॉर्ड मतों से वो जीत चुके हैं। तीसरी चीज, क्या जो नदी नालों खालों में रहता है, क्या सारे बीजेपी के वोटर हैं? ये बड़े प्रश्न चिन्ह आते हैं। और क्या कारण है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी रिपीट करी है? क्या नदी नाले में अगर बसाएंगे तो बीजेपी जीतती चली जाएगी, या अगल बगल जितने लोग सारे बीजेपी के? देखिए, आपने कहा कि सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए कानून लाया जाएगा, तो मैं वही कह रही हूँ, क्या आप इतनी जनता जिन्होंने सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है, उसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, आम जनता शामिल है, तो क्या आप पूरे उत्तराखंड की जनता को जेल के अंदर घुसेंगे? इसके बारे में मेरे को प्रवक्ता जी से बयान चाहिए। क्या आप उन लोगों को जेल के अंदर करेंगे, या किसी ने कोई साइकिल जला दी, मोटरसाइकिल जला दी, सिर्फ वो व्यक्ति जेल के अंदर जाएगा? सरकारी संपत्ति तो सरकारी संपत्ति है। आप चाहे एक मोटरसाइकिल चलाने वाला, कार चलाने वाला भी नुकसान पहुंचा रहा है, और एक हमारी जो जमीन है उस पर कब्जा करने वाला भी नुकसान पहुंचा रहा है। और रही बात ये कि वो लोग जीते हैं, जनता ने उनको जिताया है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। लेकिन मैं धामी जी से आशा करती हूँ कि अगले सत्र के बाद ये जो कानून है ये पास हो जाए, और उसके बाद ये सारे नेता और सारी जनता जेल के अंदर होगी। तो जगमोहन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद नवी जी आपके पास पहुंचेंगे। जगमोहन जी, देखिए, जिस तरीके से अगर बजट की बात करते हैं, बजट में कई तरीके के, देखिए, इसमें जो विपक्ष में बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं विरोध करना भी लाजमी है, इसलिए क्योंकि हो सकता है बजट सबके अनुरूप नहीं, या ये हो सकता है क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, सरकार बहुत बैलेंस जिस तरीके से बात कर रही है कि समावेशी बजट लेके आ रहे हैं, सब कुछ उसमें समाया हुआ रहेगा। गरीब तबके का खासकर इसमें ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये चाहे कोई भी सरकार रही हो, गरीबों का खासकर विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन बड़े प्रश्न यहाँ पे जगमोहन जी ये उठ जाते हैं कि सरकार कहती है रोजगार का विशेष ध्यान रखा जाएगा, नवीन प्रसाद जी कहते हैं कि रोजगार पे बहुत ध्यान दिया गया, तो फिर पलायन क्यों? जगमोहन जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये जो बजट आने वाला है ये लोक लुभावन होगा, बिल्कुल लोक लुभावन, क्योंकि सबको पता है कि अब इलेक्शन आने वाले, अगले 3 महीने में इलेक्शन की डेट, सारी प्रक्रियाएं सारी चालू हो जाएगी। तो ये तो ऊपर से आदेश है लोगों को। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो वित्त मंत्री साहब हैं, इनको पहले से बोल दिया गया, आलाकमान वहां दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला भाई बजट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हर जो तबका है, आप इसको इस तरह से लेते हैं जैसे महिलाएं, छात्र, या स्वास्थ्य सुविधाएं, या पलायन, इन सब को वो एड्रेस करेंगे इस बजट में, जैसा मुझे लगता है। अब आम आदमी क्या चाहता है वो मुद्दा अलग है। फिलहाल मुद्दा ये है कि इन्हें इलेक्शन जीतना है, इन 5 सीटों पर बीजेपी को दोबारा वापस आना है। तो ये साल
तो बजट में आप ये समझिए कि बहुत अच्छे वादे होने वाले हैं। पिछली बार 77,000 करोड़ का बजट था, इस बार शायद 20% से ग्रोथ करेंगे, तो आप ये समझिए 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत करेंगे। उसमें ये सबको एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन वास्तव में धरातल में क्या होगा ये तो देखिए समय बताएगा। और समय जैसा पिछले 20 सालों में उत्तराखंड की जनता को सारी पार्टियों ने ठगा है। यहाँ पर युवा परेशान है, पलायन हो गया बड़ी मात्रा में, बाहर से लोग आ गए बड़ी मात्रा में। हम नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं ने यहाँ बलिदान दिया इस राज्य को बनाने के लिए। युवाओं ने क्या हुआ, सब भटक रहे, युवा नौकरी कहाँ है। हाँ, आप कह रहे हैं कि भाई हम सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया, बात वो नहीं है। अब वास्तविकता में देखिए, आपने पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन पलायन के लिए किया क्या? आप वहां पे हॉर्टिकल्चर कहते हैं कि आप सेब की वो करेंगे, आप कीवी केले करेंगे, आप परिसीमन, आप बार बार आवाज उठा देते हैं, लेकिन पैसा जो है ना वो आप शराब से कमाना चाह रहे हैं। सरकार शराब से पैसा कमाना चाह रही है, शराब खनन से पैसा कमाना चाह रही है, ठेकों से पैसा कमाना चाह रही है। उद्योगों को ये, अभी मोदी जी ने आए थे यहाँ पे, बहुत बड़ा समिट हुआ, लेकिन धरातल कब आएगा? बजट ना सिलेंडर 922 रुपए का है, आप देते रहिए, बांटते रहिए, वो तो लकड़ी लगाकर चलाएंगे। पुराने लोग गांव में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या योजनाएं हैं? स्वास्थ्य की क्या आपने ये आयुष्मान चलाया है, लेकिन केंद्र सरकार, सिंपल और सीधी बात यह है कि केंद्र आपको पैसे दे रहा है, आप वही पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं, और केंद्र की तरफ और ज्यादा पैसों के लिए गुहार लगाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। बजट जो है ये केवल और केवल ये बीजेपी की 5 सीटों को जीतने के लिए लोगों के सामने लाया। बिल्कुल नवीन प्रसाद जी, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं कि लंबे समय से आप उत्तराखंड में राज कर रही है आपकी पार्टी, और एक हिस्ट्री क्रिएट की है आपने रिपीट करके। प्लान पे कोई रोकथाम नहीं हुई है, चकबंदी पे कोई काम नहीं हुआ है। हेल्थ को लेकर अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं, चाहे कुमाऊं की हो, गढ़वाल की हो, तराई क्षेत्र की हो, या चाहे चक्रवात की हम बात करते हैं, हेल्थ पे क्या काम हुआ है? लोगों का मुख्य कारण पलायन का ये भी है कि एजुकेशन की कोई बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था इस वक्त पहाड़ों में नहीं है। और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे लगता है कि नेता पहाड़ से टिकट लेते हैं, खुद पलायन करके देहरादून आ जाते हैं। प्रसादी जी, काला जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड की समस्या आज की समस्या नहीं, पिछले 5-6 साल की समस्या नहीं है। आपको देखना होगा कि आदिकाल की समस्या, जब से भारत आजाद हुआ था उससे पहले से भी इन पहाड़ों का जीवन जो दोहर जीवन रहा है, वो हमेशा सरकारों ने ध्यान कम दिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे पहले केंद्र की सरकार हो। तो इस जो पहाड़ी क्षेत्र में विकास की गति में बहुत ज्यादा शिथिलता आ गई थी। उस गति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जनता ने आवाज उठाई थी, और उसके परिणति ये रही कि आज उत्तराखंड में हम हैं। और दुर्भाग्य ये रहा कि जिस सपने को देखकर उत्तराखंड की जनता ने वो आंदोलन लड़ा था, उतना नहीं हो पाया। लेकिन उसके आशा के अनुरूप, क्योंकि राज्य सर्वोपरि है, इस भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि हमारे राज्य सर्वोपरि है और हम उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी दिन रात लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस सपने को साकार करने में लगी हुई है। जब इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने बनाया था, तो इसको संवारने का काम आज मुख्यमंत्री धामी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये एक दिन की समस्या नहीं है। आप अगर इस उत्तराखंड की बात करेंगे, अगर आज 4 धाम ऑल वेदर रोड है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज अगर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जारी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। अगर आज 50 साल से रुकी हुई जबरानी बांध योजना है, जिस पर कांग्रेस लगातार राजनीति करती रही 50 साल से, उसको अगर सैंक्शन करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया, हमारी केंद्र सरकार ने किया। अगर आज मानस खंड, जहां पर कोई प्रधानमंत्री तो क्या कोई मंत्री या साधारण विधायक भी नहीं जा पाते थे, अगर वहां पर गए तो माननीय मोदी जी गए। केदारखंड की पुनर्निर्माण के बाद उन्होंने मानस खंड पर ध्यान दिया, और आपने देखा होगा कि जब वो मानस खंड पर गए थे तो वहां पर कितना फुटप्रिंट गूगल पर देखा गया, उसको लोगों ने ढूंढा। और जब मानस मंदिर श्रृंखला जो हम बना रहे हैं, वहां से जो रोजगार बढ़ेगा और तीर्थ यात्रा जो बढ़ेगी, उससे उत्तराखंड की आर्थिकी में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि अभी तक वो क्षेत्र जो, चाहे बागेश्वर हो, चंपावत हो, और आपका पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, ये जो 4 जिले अभी बिल्कुल अछूते हैं उस यात्रा से, तो उससे वहां भी लाभ मिलेगा। जिस प्रकार यहाँ पर अभी रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए थे, तो हमारी जो आर्थिकी है, रेवेन्यू रिसोर्सेज जो है, उनको बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करे, और हर क्षेत्र में करे, चाहे वो औद्योगिकरण हो, चाहे वो तीर्थाटन हो, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे कोई भी सेक्टर उत्तराखंड को, चाहे फिल्म उद्योग हो, हम हर सेक्टर को रेवेन्यू रिसोर्स बनाना चाह रहे हैं। और इसमें सरकार बहुत संजीदगी से काम कर रही है। इसका जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिल रहा है। ये नहीं कि उत्तराखंड बदला नहीं, उत्तराखंड काफी बदल चुका है आज। अगर हम चाहे वो डिजिटल उत्तराखंड की बात करें, उसमें भी आप बहुत सारी चेंजेस आए हैं। अगर हम किसी भी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बात करें, आज यहाँ पुलिसिंग को जो अभी
हमने नया बनाने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि जिसको कोई नहीं पकड़ पाता उसको आज उत्तराखंड की पुलिस पकड़ लेती है। आज ही हमने हल्द्वानी के मास्टरमाइंड जो है उसको पुलिस पकड़ के ले आई है, मलिक को। और जहां तक बात है, उमा जी ने बात कही थी कि सरकारी संपत्ति वाली बात, हल्द्वानी की घटना आपने देखी होगी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तराखंड के इतिहास में हुई है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सरकार ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और जो उसके दोषी थे उनको जेल के पीछे भेजने का काम किया और उनकी संपत्ति को खुल करके सरकारी खजाने को भरने का काम किया है। और जहां पर कब्जा किया था वहां पर जो थाना बनाने का त्वरित जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया, तो एक उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है कि किस प्रकार पहले के मुख्यमंत्री भी आपने देखे और इस बार की सरकार भी आपने देखी, तो उनमें अंतर आपको मिलेगा। और उस अंतर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री युवा सोच के साथ आगे बढ़ देता और कहा कि पहले के मुख्यमंत्री और अब के मुख्यमंत्री में अंतर देख रहे हैं, यानी जो बीजेपी ने पहले इनसे पहले मुख्यमंत्री रखे थे उनकी क्षमता ठीक नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सारे ही कह रहा हूं, किसी भी दल के उनमें से अगर कोई बेहतरीन अगर मुख्यमंत्री इस बार है जो दिन रात काम कर रहे हैं, पहाड़ों के लास्ट सीमांत जिलों तक जा रहे हैं, सीमांत गांवों तक जा रहे हैं, वहां प्रवास कर रहे हैं, युवाओं के साथ मिलके संवाद कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, महिलाओं के साथ जो कुटीर उद्योग चलाते हैं, जो समूह चलाते हैं, उनके साथ बैठकर उनकी समस्या को देख रहे हैं, उनका निदान कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का नाम जरूर ऊपर आता है। ये मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा संजीदा जो उत्तराखंड के लिए है और उत्तराखंड की संस्कृति को भी जानते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति के अनुरूप उत्तराखंड देवभूमि को संवारने का काम जो कर रहे हैं, वो सभी मुख्यमंत्री में धामी जी सबसे सर्वोत्तम अभी तक। अगर मैं एनालिसिस करूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं तारीफ कर रहा हूं क्योंकि सरकार हमारी है, लेकिन मैं जो एनालिसिस एक आम आदमी की तौर पर अगर मैं करूं, कि कॉमन मैन के तौर पर करूं, तो मैं पाऊंगा कि हाँ, इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत एक अलग ट्रैक पर मुख्यमंत्री जाकर इस उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उमा जी, नवीन जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि ज्ञानियों के गुंथन और चेतना के चिंतन की भूमिका में धामी जी हैं, निर्लिप्त योगेश्वर और संतृप्त देवेश्वर की भूमिका में धामी जी हैं, नवीन जी का कहना है। नवीन जी कहते हैं कि ऑल वेदर रोड बीजेपी लेके आती है, लेकिन ये केंद्र की योजना है। आयुष्मान की कार्ड की बात कर लेते हैं, उड़ान योजना की बात कर लेते हैं, दाल पोषित योजना की बात कर लेते हैं। ये जितनी योजनाएं हैं ये तो केंद्र की है, राज्य सरकार के लिए। हालांकि बजट कल आ रहा है, उस पर भी हम इस चर्चा को लेंगे, लेकिन राज्य सरकार की उपलब्धि कहीं ना कहीं लगता नहीं कि उसमें कोई कमी या खामी रह गई है। देखिए, राज्य सरकार की और की उपलब्धि है कि दिल्ली में उनकी पकड़ अच्छी है। जब तक दिल्ली में उनकी पकड़ अच्छी है, उनकी कुर्सी यहाँ पर बनी रहेगी। जिस दिन दिल्ली की उनकी पकड़ जरा सी भी ढीली हुई, तो उस दिन उनको ये नहीं पता चलेगा कि 1 सेकंड के अंदर वो कैसे गायब हो जाएंगे। अगर धामी जी यहाँ पर, आप ये देखिए, मैं प्रशांत जी से पूछना चाहूंगी, सिंगल मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, धामी जी के अलावा कहीं कोई चेहरा नजर नहीं आता। आपके बाकी कैबिनेट के सारे मंत्रीगण कहाँ हैं? आपको कोई दूसरा नेतृत्व कहते हैं कि अगर जो नेतृत्व है वो दिखना चाहिए। नेतृत्व है, हामी मींस लीडरशिप। अगर मोदी का मतलब है नेतृत्व। आप क्यों उड़ा रहे हैं मुझे क्यों उड़ा रहे बताइए। आप कह रहे हैं कि जवाब देना नहीं, अगर आप कहेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, देखिए आपकी हालत में यहाँ जनता ने कर दी है, आपकी पार्टी की हालत में जनता ने कर दी है, आपके नेताओं की हालत हो चुकी है। आप वर्तमान की बात कीजिए, आज बैठे हैं, आज बताइए, आज बताइए, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री होता है सरकार का नेतृत्व है, सरकार का अगर मुख्यमंत्री है, नेतृत्व है, नेतृत्व है सरकार का। आप चाहते कांग्रेस और आपकी पार्टी हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में कोई दलदल नहीं है। यहाँ केवल नेतृत्व है, अनुशासन है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस राष्ट्र के स्वाभिमान को, इस राष्ट्र को, इस मुझे कुछ की जरूरत नहीं है। रवि प्रसाद वो आदमी हमारे जिसको कभी कुर्सी की आवश्यकता नहीं है। रवि प्रसाद वो आदमी जिसको कभी कुर्सी की आवश्यकता नहीं, ना मुझे कुर्सी चाहिए। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना जीवन देता है, लेकिन अपने मान सम्मान के लिए, अपने पद के लिए उनकी समय पर अलग-अलग पदों पर बैठाकर उनकी व्यवस्था बनाई जाती है, उनको नई जिम्मेदारियां दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी भी पद के लिए कभी काम नहीं करता। बिल्कुल एक उमा जी एक प्रतिक्रिया जगमोहन जी से फिर रुक करेंगे। जगमोहन जी देखिए बिल्कुल नवीन जी, जगमोहन जी प्रतिक्रिया आपसे ले नेतृत्व है। लौट के आ रहे
बराबर समय दे देते हैं। जगमोहन जी देखिए, अगर हम बात करते हैं बजट की, बिल्कुल नवी ग्यारह बजट की हम बात करते हैं तो लगता है उसमें कहीं ना कहीं जो कृषि उपकरण है वो सस्ते होने चाहिए, किसानों को उसका फायदा मिल सके। नवीन जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम अग्रसर हैं। कई गांव है जिनमें लाइट नहीं है, जब लाइट नहीं है तो इंटरनेट नहीं है, जब इंटरनेट नहीं है तो डिजिटल कैसे हुआ? बड़े प्रश्न चिन्ह। जगमोहन जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बजट कैसा आएगा, लोग लुभावन आएगा। अब लेते हैं एक एक पॉइंट। किसान को जैसे आपने बोला किसी के उपकरण सस्ते होने की बिल्कुल होने चाहिए। किसान जो है जिस स्थिति में रह रहा है, मैं आपको एक बताऊं, उधम सिंह नगर जिला जो है भारत में सबसे ज्यादा पैदावार प्रति हेक्टेयर पैदावार करने वाला जिला है। यानी कि उत्तराखंड में एक जिला ऐसे जो भारत में सबसे ज्यादा पैदावार कर रहा है, लेकिन वहां के किसानों को क्या मूल्य मिल रहा है? वहाँ के लोग कितना उन्हें दे पा रहे हैं, या हमारी राज्य सरकारों ने उनके लिए यूरिया में कितनी छूट दी है, या और किस तरह की सुविधाएं हम उन्हें दे रहे हैं? ये तो बात थी उधम सिंह नगर जो मैदानी जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून का कुछ हिसाब मैदानी है। पहाड़ के किसानों के लिए क्या है? आपके उन्हें सब्सिडी का एक वो दे रहे हैं, एंगल दे रहे हैं, और वो सब्सिडी के नाम पे जो सरकारी अधिकारी उन्हें बस एक झुंझुना पकड़ा देते हैं कि आपको 30-35% सब्सिडी मिलेगी, उसमें से कितना हमें दे देना, बाकी आपको दिखा देना कि ये खराब हो गई। मतलब एक ठोस योजना जो जमीन पर होनी चाहिए कि इतना बजट हम इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, इतना बजट हम इस क्षेत्र के लिए रहे हैं, तो वहां के लड़के रुकेंगे ना। वहां बाहर से भी लोग आएंगे, तो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। तो ये केवल बजट आप ये समझिए, हर साल कम से कम उत्तराखंड में चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, ये खाना पूर्ति ही रही है। केंद्र में बैठी सरकारें जिन्हें हम डबल इंजन कहते हैं, वही जो बड़ा वाला इंजन है ना, वो इस छोटे इंजन को खींच रहा है बस। आप इस बात को समझिए। अब स्वास्थ्य में ले लीजिए, स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि देहरादून के 50 किलोमीटर के दायरे से सारे बड़े अस्पताल हैं। हल्द्वानी, चंपावत, जितने उस साइड के लोग हैं, जो कुमाऊं क्षेत्र है, वहां से सारे लोगों को कहाँ आना पड़ता है? एम्स या आपके जॉली ग्रांट हॉस्पिटल या देहरादून के अस्पतालों में। ऊपर के तो छोड़ ही दीजिए, अस्पतालों में देहरादून सब कुछ बन गया है। आप चाहे प्रॉपर्टी ले लें, चाहे कुछ भी ले लें। तो भाई मेरा मानना यही है कि राज्य सरकार को अपने बूते पे एक ऐसा बजट लाना चाहिए जो यहाँ की 1,20,00,000 की जनसंख्या के लिए हो, ना कि केंद्र में उन लोगों को जिताने के लिए जो 5 सांसद आएंगे। दूसरी बात, आप 1,20,00,000 की यहाँ की जनसंख्या है, तो आप अगर 1 लाख करोड़ का बजट लाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब 60-70 हजार रुपए एक व्यक्ति के हिस्से पड़ रहे हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वृद्ध। तो उस 60-70 हजार में अभी तक हमारे यहाँ के मंत्री ये नहीं बता पाए हैं कि अगर 1 लाख से ऊपर का बजट या और ज्यादा पैसे कहां से पाए। इनका उगाने के जो तरीके हैं मालूम, बाकी केंद्र के तो देखते हैं वही कर पाते हैं। तो मेरा यही मुझे हमेशा से लगता है कि अच्छी सरकारें और अच्छे नीति निर्धारक जिनके पास अच्छी योजनाएं हो, वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी। बिल्कुल। नवीन जी देखिए, अगर बजट की हम बात करते हैं तो लगता नहीं कि बजट में पहाड़ी, मैदानी और तराई, इसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं सोच के चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो तराई की महिलाएं हैं, मैदान की महिलाएं, उनकी समस्या अलग है, लेकिन जो पहाड़ की महिलाएं उनकी समस्या सबसे अलग है, सबसे हटके है। मैदान और तराई में अगर उदाहरण के लिए गैस का सिलेंडर लाना हो तो उनके लिए बहुत सुविधाएं, बहुत साधन है, लेकिन पहाड़ में कई किलोमीटर तक ऐसी महिलाएं भी है जो गोदी में बच्चा और कंधे पे सिलेंडर लेके चलती हैं। लगता नहीं कि उनके लिए थोड़ा सा बजट में एक अलग प्रावधान होना चाहिए, अलग तरह की सुविधा, अलग तरह की सब्सिडी होनी चाहिए? नवीन जी, बिल्कुल बालाजी, होनी चाहिए और होती भी है। हमारी सरकार, अगर आप देखें तो सिलेंडर आपके घर तक डिलीवर होगा, ये सरकार का कहना है, होता भी है। अब सभी गाँव में लगे हैं और वहां पर जाता है। अगर बाई चांस कोई गाँव से दूर भी, देखिए आप पहाड़ों के रहने वाले सबको पता है कि हमारा गाँव एक एक्सवाइजेड प्लेस पर है, एक जगह है, तो हमारे गौशाला 2 किलोमीटर दूर पुराने जमाने में चले आ रहा है और उसको आवाज करने के लिए वो अभी भी वहां पर जा रहे हैं। अगर आप गौशाला में गैस चूल्हा लगाएंगे तो आपको सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। गौशाला में कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो आपको गाँव से ले जाना पड़ेगा। गाँव के अंदर आप ऐसे पूरी तरह सड़क है और वैसे भी बहुत सारी लिंक रोड बन गई, तो आप देखेंगे अगले 1-2 साल में जगह जगह पर सारी सड़कें चली जाती हैं, तो सरकार सिलेंडर घर तक पहुंचाने। अगर व्यवस्था की बात करें, जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्था एक बहुत अहम है उत्तराखंड के लिए। कोविड के बाद आप देखते हैं कि हम पहले ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, हमारी सरकार ने कई ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाए। सरकार ने रिक्रूटमेंट इस साल खासतौर पर देखें कि आप 10,000 पोस्ट है मेडिकल सेक्टर पर ही यहाँ पर होने वाली है, जिसमें से पिथौरागढ़ में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, उधम सिंह नगर को खुलने वाला है। तो बहुत बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर खुलने वाले हैं। उन हॉस्पिटल के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी है और सूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने पिछली बार
बताया था कि 10,000 वैकेंसी बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल समय की सरकार हर सेक्टर पर काम कर रही है। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये वर्तमान सरकार जनता की सरकार है, जो उत्तराखंड की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को यह आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस जनादेश का सम्मान करते हुए उत्तराखंड की जनता के लिए दिन रात तत्पर है, काम कर रही है। आपकी सरकार आपके द्वार पर है, आपके लिए काम कर रही है। बिल्कुल भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निराधार बढ़ता जा रहा है, जनता आशीर्वाद दे रही है। बिल्कुल नवीन जी, समय की अपनी सीमा है। नवीन जी, उमा जी, जगमोहन जी, आप तीनों ने आपकी चर्चा में भाग लिया, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि कल भाजपा जो है, उत्तराखंड सरकार जो है एक बजट पेश करने जा रही है। लगभग 90,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। इस बजट को एक समावेशी बजट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं विशेषकर महिलाओं का, युवाओं का और किसानों का विशेष ध्यान इसमें रखा जाएगा। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।